दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था के तीसरे अध्याय में हैं। हम लोग लुसेंट लेके चल रहे हैं। तो तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसे हम दो पार्ट में लेके आएंगे। या देखिए, अगर एक पार्ट में हो जाता है तो ठीक, नहीं तो दो पार्ट में हम लोग लेके आएंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने, काफ़ी इम्पोर्टेंट अध्याय भी है। और ये कहूँ कि केवल इस अध्याय से लगभग इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन में लगभग 50% प्रश्न यहीं से कवर होते हैं। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, याद रखें कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का जो मूल्य है उसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझ गए कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक पूरे लेखा वर्ष में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में जो उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, दोनों चीज़ें, देखिए वस्तु भी है और गुड्स है। तो अंतिम वस्तु का मतलब क्या हुआ कि बना हुआ अंतिम, यानी कि कच्चा माल नहीं, फाइनली। तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज दोनों का जो अंतिम जो है उत्पादित जो मूल्य होता है उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास देख ले तो भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का जो प्रथम प्रयास है वो दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने इसका प्रयास किया था कि आकलन किया जाए राष्ट्रीय आय का और प्रति व्यक्ति आय का भी। ठीक है, तो नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ये क्वेश्चन आपसे सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं कि 1868 में आकलित जो दादा भाई नौरोजी ने आकलन किया था प्रति व्यक्ति आय वो कितना था, 20 रुपये। एफ सिर्राफ, ठीक है, एफ सिर्राफ ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपये बताया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बाद एक अर्थशास्त्री थे एफ सिर्राफ, उन्होंने 1911 में प्रति व्यक्ति आय कितना बताया, 49 रुपये। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, पीसी महालनोबिस, याद रखेंगे कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालनोबिस। डॉक्टर आर गाडगिल तथा VKRV राव इस समिति के सदस्य थे। ठीक है, आर गाडगिल और VKRV राव इस समिति के सदस्य थे। पीसी महालनोबिस क्या थे, अध्यक्ष थे। इस समिति की पहली रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनुसार 1948-49 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ और प्रति व्यक्ति आय 225 रुपये था। ठीक है, तो इसे याद रखें, राष्ट्रीय आय कितनी थी, तो 8,710 करोड़ रुपए थी और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 225 रुपये थी। वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो याद रखेंगे, वित्त मंत्रालय जो है भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक पर आधारित होती है। आपको पता होगा 1 अप्रैल से शुरू होकर के अगले वर्ष 31 मार्च तक इस पर आधारित होता है। तो भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO, इसकी स्थापना जो है वह मई 1951 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए यह संस्था जो है उत्तरदायी है। ठीक है, इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद कर रहा है। लेकिन वर्ष 2019 में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने CSO और NSSO दोनों का विलय करके क्या किया गया कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO कर दिया, NSO की स्थापना कर दी गई। ठीक है, इसे समझे कि पहले क्या था कि CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। तो यह राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन करता था और इस कार्य में सहायता कौन से संगठन करती थी, तो NSSO। लेकिन क्या हुआ कि 2019 में दोनों जो संगठन है, CSO और NSO
दोनों का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO की स्थापना की। नोट्स में देख लेते हैं कि साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। साइमन कुजनेट्स, ठीक है, याद रखेंगे, साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिन्हें क्या था, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय की लागत, ठीक है, क्या होती है। तो किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत पर की जाती है, नहीं तो बाजार लागत पर की जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय की लागत क्या होती है, कि किसी भी अर्थव्यवस्था आय यानी कि कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत पर की जाती है या तो बाजार लागत पर की जाती है। साधन लागत क्या है, यानी कि फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट, तो यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है, ठीक है। जितना निवेश किया गया है वह लागत क्या कहलाती है, साधन लागत, जिसे क्या है उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है, जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। तो ये है साधन लागत। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है, ठीक है। तो साधनों में जितना कॉस्ट लगा है उसे साधन लागत कहते हैं। सामान्य भाषा में कहे तो इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान इन कारकों के लागत का आकलन करते हैं, इसके बाद उस वस्तु या सेवा के मूल्य का निर्धारण होता है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट इसे कहा जाता है। नोट में देखिए, साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता। याद रखें कि सरकार को जो भुगतान किए गए टैक्स है उसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। परंतु अगर उसे कोई सब्सिडी मिलता हो, अनुदान मिलता हो, तो उसे क्या है, साधन लागत में शामिल किया जाता है। इसे याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब सरकार को अगर कर भुगतान करना हो तो यह फैक्टर कॉस्ट में शामिल नहीं होता है, लेकिन अगर सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा हो तो यह फैक्टर कॉस्ट में शामिल होता है। अब हम लोग देख लें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO क्या है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का दिन 2019 में CSO और NSSO का विलय करके बनाया गया है। रंगराजन आयोग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा यथा निर्धारित सांख्यिकी मानदंडों का कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने और केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करने के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए NSO की परिकल्पना की थी। 3 महानिदेशक, ठीक है, इसमें 3 महानिदेशक जो है होते हैं जो सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें DG सांख्यिकी, ठीक है, DG स्टैटिस्टिक्स, DG कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी और DG नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। 3 तरह के महानिदेशक होते हैं। तो महानिदेशक सांख्यिकी, महानिदेशक समन्वय प्रशासन और नीति, और क्या होते हैं महानिदेशक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, DG नेशनल सैंपल सर्वे। तो क्या है, ये DG जो सचिव को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में देखें तो क्या है, यह रंगराजन आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत 2005 में गठित स्वायत्त निकाय है, ठीक है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के भी सचिव होते हैं। इसके गठन का उद्देश्य आंकड़ों से संग्रहण के संबंध में देश में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करना होता है, ठीक है। इसे फिर से हम देखते हैं, यह आयोग क्या करता है। तो पहले ये आयोग है क्या, तो यह रंगराजन आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत 2005 में गठित एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के भी सचिव होते हैं, ठीक है। तो इसके गठन का उद्देश्य क्या है कि आंकड़ों के संग्रहण के संदर्भ में देश में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करना इस आयोग का काम है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने साधन लागत को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं बाजार लागत।
तो राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए दो तरह के मूल्यों की गणना की जाती है। एक तो साधन लागत और दूसरा है बाजार लागत। तो साधन लागत को हम लोगों ने पढ़ा। अब बाजार लागत को देख लेते हैं। तो बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। ठीक है, बाजार लागत वस्तु एवं सेवाओं के साधन पर अप्रत्यक्ष कर जैसे कि सेनवेट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, CST आदि जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गए अनुदान को साधन लागत में से घटा लिया जाता है, क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय ही उसकी गणना कर ली गई थी। इसलिए आप देखिए बाजार लागत में साधन लागत में दोनों में एक स्पष्ट अंतर हम लोग यह देख रहे हैं कि साधन लागत में हम लोग क्या देखे, साधन लागत में जो सरकार को जो अदा करने वाला कर था उसको घटाया गया है। ठीक है, लेकिन बाजार लागत में इसे जोड़ा गया है। साधन लागत में क्या था कि जो सब्सिडी मिला है उसको जोड़ा गया था, जबकि बाजार लागत में क्या है उसे घटा लिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ बातें जो छोटी छोटी बातें होती है जो आपको समझनी पड़ती है। ठीक है, अगर किसी भी एग्ज़ाम में इकोनॉमी पूछा जाता है तो आप कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होते नहीं है, आपसे जो मूल बातें होती, छोटी छोटी बातें जो होती है, कुछ इसी तरह की बातें जो आपसे पूछ ली जाती है, तो इसे ही समझना पड़ता है। आगे देखते हैं मूल्यवर्धन की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। तो ये वैल्यू एडेड क्या है, जो बजट हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट में ये सब जो शब्द है वो सामने आएंगे। तो मूल्यवर्धन की धारणा है क्या, राष्ट्रीय उत्पाद या घरेलू उत्पाद का सही मूल्य निकालने के लिए, ठीक है, जिससे कोई वस्तु या सेवा दोहरी गणना में न आए, यानी कि माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त आगतों को आकलन में आने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। स्पष्ट, नाम से भी स्पष्ट है। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम, पूंजी तथा अन्य साधनों के योगदान को प्रदर्शित करता है, और जब हम इसमें उत्पाद पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पाद अनुदान को घटा देते हैं तो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों के योग ही GDP होता है। ठीक है, तो जो सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग जो है उसी को क्या कहा था, GDP। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र का GDP क्या होता है, सकल मूल्यवर्धनों का योग होता है। ठीक है, सकल मूल्यवर्धनों का योग जो हुआ उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, GDP कहते हैं, जिसमें ह्रास नहीं निकाला गया पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया गया है। नोट में देखिए, भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत पर किया करता है था। ठीक है, भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो साधन लागत पर किया करता था। जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार लागत पर ही है। सकल मूल्यवर्धन यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA में उत्पादित करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। ठीक है, देखिए GVA में क्या जोड़ देंगे, जो भी उत्पाद कर होगा उसको अगर जोड़ देंगे तो इससे क्या प्राप्त होगा, बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पाद कर केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर हैं, याद रखेंगे। उत्पाद कर क्या है, तो केंद्र एवं राज्यों के अप्रत्यक्ष कर हैं। अब है कि चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। ठीक है, चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। तो चालू कीमत क्या है, स्थिर कीमत क्या है, तो इसमें समझाया गया है, आप ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा। देखिए, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय क्या मतलब क्या होता है कि जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है, ठीक है, जो प्रचलन में है, ठीक है, जो प्रचलित बाजारों मूल्य पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि चालू कीमतों पर जो राष्ट्रीय आय होती है उसे हम लोग मौद्रिक आय भी कहते हैं। तो ये तो हुआ चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। अब देखते हैं कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है। तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे ध्यान दीजिए,
स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है एक लेखा वर्ष के दौरान, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उस मौद्रिक मूल्य से, ठीक है, जिसे किसी आधार वर्ष, जैसे अभी आधार वर्ष कितना है 2011-12, ठीक है, तो इस तरह से आप समझें कि आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है और इससे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय ही है, ठीक है। तो ये है, नोट में हम लोग देखें कि प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगी तथा यह अंतर मुद्रास्फीति के दर के मूल्य के बराबर होगी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे फिर से समझते हैं। क्या लिखा गया है कि देखिए, प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से क्या करते हैं, जो जितनी भी मुद्रास्फीति की जो दर है उसको घटा देंगे तो उससे हम लोगों को स्थिर मूल्यों पर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। मुद्रास्फीति घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की जो वृद्धि दर है का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा, ठीक है, तथा यह अंतर मुद्रास्फीति के दर के मूल्य के बराबर होगा। कितना अंतर होगा, तो जो अंतर है वही तो मुद्रास्फीति की दर कही जाती है, तो ये दिया गया है। इसके बाद है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी भी देश के अगर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाए तो इसमें क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो देखिए, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, पुरानी वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है, घरेलू सेवाओं अथवा कार्य को शामिल नहीं किया जाता है, वित्तीय परिसंपत्ति जैसे कि अंश पत्र, ऋण पत्र आदि के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता है, हस्तांतरण भुगतान जैसे कि पेंशन हो गया, वजीफ़ा हो गया, लॉटरी जितना हो गया, ये सबको शामिल नहीं किया जाता है। विदेशों से प्राप्त उपहार को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच क्या संबंध है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो मौलिक बातें हैं वो पढ़ी, और अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के जो विभिन्न अवधारणाएं हैं तथा उनके बीच संबंध क्या होता है, तो उसे देखते हैं। राष्ट्रीय आय के मूलतः दो अवधारणाएं हैं, ठीक है। पहला है घरेलू उत्पाद, जिसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है, और राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो देखें। जैसे घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है, किसी भी देश की आर्थिक सीमा, याद रखें, किसी भी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों द्वारा तथा गैर निवासियों द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे, घरेलू उत्पाद में जो निवासी होते हैं और जो गैर निवासी होते हैं उनके द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। यानी कि घरेलू उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, तो घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा, यानी कि दोनों मिला करके घरेलू उत्पाद कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय उत्पाद के लिए संकल्पना बदल जाती है। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है कि किसी भी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा, ठीक है, निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखें कि राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ क्या हुआ कि किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर दोनों शामिल हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि भीतर या बाहर जो भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसे कहा जाता है। तो इसका सूत्र देखें क्या है, राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करते हैं तो घरेलू जो आय है, ठीक है, घरेलू आय है, उसमें से शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय उसको घटा देंगे, ठीक है। देखिए, घरेलू आय में से शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय को घटा देंगे, प्लस शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन आय या घरेलू आय को जोड़ लेंगे, और माइनस शेष विश्व से निवल प्राप्ति को घटा देंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। खैर, ये काफ़ी उलझा हुआ, लेकिन एक दो बार लुसेंट की बुक पढ़िएगा, आपको काफ़ी अच्छे ढंग से दी गई है, आपको ज़रूर समझ में आएगा।
राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त शेष सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप है। अगर ये दो बातें अगर आप समझ लेते हैं तो आपको अन्य समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आप यही मूल दो बातें पहले समझें, घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद। तो शेष क्या है कि सभी धारणाएं इन्हीं के प्रतिरूप है या इन्हीं पर आधारित है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पहला हम देखें तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद बहुत सुनते हैं, जीडीपी जीडीपी। अब समझें कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर, याद रखें, किसी भी देश के घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक, दोनों याद रखेंगे। सकल का मतलब हुआ टोटल घरेलू उत्पाद। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है कि निवासी द्वारा भी, अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा है कि निवासी द्वारा भी और गैर निवासी द्वारा भी, तो इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो है वह सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों, चाहे वो निवासी हो चाहे अनिवासी हो, ठीक है, उनके द्वारा जो की गई जाती है, हाँ, तो सकल वृद्धि, मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आकलन राष्ट्रीय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो जीडीपी का अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जीडीपी बराबर क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था में सभी संस्थाओं के सकल मूल्यवर्धन का कुल योग कहलाता है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर क्या है, तो यह देश का प्रदर्शन इंगित करता है। हाँ, यह देश का प्रदर्शन इंगित करता है जीडीपी वृद्धि दर। और प्रति व्यक्ति जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि यह अन्य देशों की तुलना में आर्थिक विकास का स्तर इंगित करता है, प्रति व्यक्ति जीडीपी। हालांकि प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है उस हम लोग आगे देखेंगे भी। नोट में देख लें कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है वह जीडीपी है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि की बात की जा रही है, आर्थिक विकास की बात नहीं की जा रही है। आर्थिक समृद्धि या वृद्धि जिसे कहा जाता है, उसका अगर सर्वाधिक उपयुक्त माप कहें तो सकल घरेलू उत्पाद ही होता है। अब क्या है कि जीडीपी का उपयोग क्या है, सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग क्या है, तो उपयोग दिए गए हैं। इसमें देखिए, सबसे पहला है कि जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। ठीक है, जितना परिवर्तन होता है उसी से अंदाजा लगता है कि कितना अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हुई है। दूसरा है कि यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। हालांकि इसका उपयोग देख रहे हैं तो हमें क्या पता चलता है, आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन क्वालिटी किस प्रकार का वो उससे पता नहीं चलता है। तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों को तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो ये घरेलू उत्पाद के, सकल घरेलू उत्पाद के उपयोग थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए, दो कॉन्सेप्ट फिर है कि सकल घरेलू उत्पाद, तो एक है साधन लागत पर और दूसरा है बाजार मूल्य पर। तो साधन लागत और बाजार मूल्य को आप पहले ही पढ़ चुके हैं, सकल घरेलू उत्पाद को भी पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है, आप बजट में देखते होंगे, साधन लागत पर घरेलू सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता, चूँकि साधन लागत है तो साधन लागत में सरकार द्वारा सरकार को किए गए भुगतान को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, परंतु अनुदान को, जो सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसे शामिल किया जाता है। नोट में देखें कि CSO द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगी। ठीक है, यह CSO कार्यालय द्वारा जो 2015 में जारी किया गया था कि अब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब हम लोग पढ़ते हैं बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा
खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि बाजार मूल्य पर बाजार मूल्य क्या है कि वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि बाजार मूल्य का मतलब क्या होता है। तो बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है। ठीक है, जबकि सरकार द्वारा जो अनुदान दिया था उसको जो है साधन लागत में से उसको अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। तो आप ये सूत्र देखें, सूत्र क्या है कि अगर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे कि बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, इसमें से उत्पादन कर को घटा देंगे और अनुदान को इसमें क्या करेंगे, अनुदान को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, जीडीपी एफसी यानी कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। और इसका जस्ट उल्टा, अगर वहीं क्या करना हो, हमें बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त करना हो तो साधन लागत पर जो जीडीपी है उसमें से क्या करेंगे कि अनुदान को घटा देंगे और उत्पादन कर को उसमें से जोड़ देंगे। यही फ़र्क है। तो काफ़ी आसान है, दो बार 3 बार पढ़िएगा, आपको एकदम याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप यह मत सोचें कि इकोनॉमी जो है काफ़ी कठिन है। सभी जब जीके जो लोग पढ़ते हैं तो जीके में सबसे कठिन पोर्शन जो है इकोनॉमी को ही मानते हैं, लेकिन शायद आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़े नहीं है, नहीं तो आप इस तरह की बातें नहीं करते। आप किसी भी पुस्तक को उठाइए, लूसेंट देखिए यहाँ कितना फैक्ट्स है, इसके बावजूद भी आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखते हैं कि नाम मात्र बनाम वास्तविक जीडीपी। ये जीडीपी में ही कि नाम मात्र जीडीपी क्या है और वास्तविक जीडीपी क्या है। ठीक है, तो इसे समझिए। देखिए, वास्तविक जीडीपी क्या है कि मुद्रास्फीति समायोजित माप है जो दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य दर्शाती है। ठीक है, स्थिर कीमतों पर व्यक्त करके उत्पादन के प्रति व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। ठीक है, इसे फिर से हम देखते हैं कि देखिए, वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति समायोजित माप है जो किसी दिए गए वर्ष में अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य दर्शाती है। स्थिर कीमतों पर व्यय, स्थिर कीमतों पर व्यय उत्पादन के प्रति व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है। और नाम मात्र जीडीपी क्या है? नाम मात्र जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। ठीक है, इसको हम लोग नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। दो कारणों से प्रति वर्ष इस बाजार मूल्य या अंतिम मूल्य में बदलाव होता है। पहला तो वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन अगर हो तब, नहीं तो दूसरा कीमतों में परिवर्तन हो तब। वास्तविक अर्थों में जीडीपी की गणना करने के लिए मुद्रास्फीति का प्रभाव कम कर दिया जाता है। इस कम किए गए कारक को जीडीपी का अपस्फीति कारक कहा जाता है। ठीक है, अपस्फीति कारक कहा जाता है। तो अगर जीडीपी अपस्फीति कारक अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो नाम मात्र जो जीडीपी है, ठीक है, उसमें वास्तविक जीडीपी से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो जीडीपी अपस्फीति कारक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सबसे अच्छा संकेतक है। ठीक है, जीडीपी अपस्फीति कारक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का सर्वश्रेष्ठ संकेतक है। ठीक है, नाम मात्र जीडीपी और कुछ नहीं है बल्कि चालू कीमतों पर जीडीपी है। सिंपल सी बात है, क्या लिखा है स्पष्ट रूप से कि नाम मात्र जीडीपी और कुछ नहीं है बल्कि चालू कीमत पर, ठीक है, जीडीपी है। और वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमत पर जीडीपी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। वास्तविक जीडीपी उत्पादन में परिवर्तन इंगित करता है। वास्तविक जीडीपी उत्पादन में परिवर्तन इंगित करता है, जबकि नाम मात्र जीडीपी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसलिए नाम मात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी को आर्थिक समृद्धि का बेहतर संकेतक माना जाता है। ठीक है, जीडीपी का वास्तविक जीडीपी को क्या माना जाता है? आर्थिक समृद्धि का बेहतर संकेतक माना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अभी तक सकल घरेलू उत्पाद पढ़ रहे थे, अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नाम से ये स्पष्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर
प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है। यदि एक्स जो है, अगर मान ले, इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि एक्स अगर देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय हो, ठीक है, वह एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो, तो जीएनपी कैसे निकालेंगे? जीएनपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे? तो क्या करेंगे, जीडीपी में से जीडीपी में हम एक्स जोड़ देंगे। एक्स का मतलब देशवासियों द्वारा विदेशों में जो अर्जित आय है उसको जोड़ देंगे, और क्या घटा देंगे? विदेशियों द्वारा जो अपने देश में अर्जित आय है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर देखें, जैसे बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखें, जैसे उत्तरी कोरिया ऐसा देश हो सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय है और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय है, दोनों का अंतर शून्य होगा। यानी कि कोई किसी भी क्या है कि वस्तु और सेवा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो ऐसे में तो जीरो हो जाएगा। देशवासियों में विदेश अर्जित आय और विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, इसका अंतर जीरो हो जाएगा। इसलिए जीएनपी और जीडीपी दोनों बराबर हो जाएंगे। भारत के मामले में नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भला याद रखिएगा कि भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होता है। ठीक है, तो ये चिंताजनक है, लेकिन समय के साथ जो है यह धीरे धीरे स्थिति अच्छी हो रही है और होगी भी, आशा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जब आप साधन लागत समझ गए होंगे और सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर समझ रहे होंगे तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ, ह्रास आदि को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, और बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद देख ले तो किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर या बाहर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य ही है। ठीक है, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में परोक्ष व्यापारिक कर जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान को घटा देते हैं तो हमें बाजार मूल्य ज्ञात हो जाता है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जीडीपी अगर एफसी निकालना हो, यानी कि साधन लागत पर जीडीपी ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से परोक्ष कर को घटा देंगे और अनुदान को जोड़ देंगे। तो कुछ नोट्स में है, ये देखें कि जब भी किसी धारणा के साथ सकल जुड़ा हो, सकल शब्द जुड़ा हो, ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि स्थिर पूंजी उपयोग या ह्रास को घटाया नहीं गया हो। ठीक है, जब हम सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो निवल या शुद्ध प्राप्त होता है। ठीक है, और निवासी का मतलब क्या होता है? निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, ठीक है, राजनीतिक धारणा नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जीएनपी के विषय में। तो जीएनपी क्या है इसे देखें। तो जीएनपी के विभिन्न उपयोग देखते हैं। तो सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। ठीक है, इसके आधार पर IMF देशों को उसकी क्रय शक्ति क्षमता, जो PPP हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, या तुल्यता, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर रैंक तय करता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के आंकने में जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के परिमाणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। ठीक है, जीएनपी की और उपयोग क्या है? यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ जो है रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दूसरे देशों के लिए गए कर्ज एवं दूसरे देशों के उसको दिए गए कर्ज से पता चलता है। चौथा देखिए, यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है।
तो ये जीएनपी के काफ़ी उपयोग हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां कौन कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए 3 अलग अलग विधियां प्रचलन में हैं। ठीक है, तो पहला है उत्पाद विधि या मूल्यवर्धन विधि जिसे कहा जाता है, आय विधि, ठीक है, या वितरण विधि जिसे कहा जाता है, और व्यय विधि। व्यय विधि को ही कुल परिव्यय विधि भी कहा जाता है। तो उत्पादन विधि क्या है? तो उत्पादन विधि देखें, उत्पाद विधि क्या है, तो इसे उत्पादन विधि या मूल्यवर्धन विधि भी कहते हैं, दोनों बात बराबर ही है। इस विधि के अंतर्गत सकल मूल्यवर्धन जीवीए जो हम लोगों ने पढ़ा है, या जीडीपी, मार्केट प्राइस पर जो जीडीपी होता है उसे ही तो जीवीए कहा जाता है, की गणना की जाती है, जो और कुछ नहीं बल्कि तीनों क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन मूल्य मध्यवर्ती उपभोग के बीच अंतर है। ठीक है, तो ये है जीवी या जीवीए या जीडीपी एमपी। एमपी मतलब बाजार कीमत पर जीडीपी ज्ञात करना हो। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला क्या है कि तीनों क्षेत्रकों का मूल्य उत्पादन, हाँ, उत्पादन जो मूल्य है वो उसमें से क्या घटा देंगे, तीनों क्षेत्रकों का मध्यवर्ती उपभोग जो है हम हटा देंगे। अभी 2 बार हम लोगों ने मध्यवर्ती उपभोग के बारे में पढ़ा। आखिर मध्यवर्ती उपभोग है क्या? तो मध्यवर्ती उपभोग वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं से है, यानी कि कच्चे माल के रूप में है। ठीक है, तो जीवीए की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती उपभोग को घटाया जाता है। यदि घटाया नहीं जाता तो उक्त मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य राष्ट्रीय आय में 2 बार गिन लिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए इन मध्यवर्ती मूल्यों को घटाया जाता है। उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। तो किसी से शामिल किया जाता है, तो पहला है लाभ कमाने के लिए बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को। दूसरा, निःशुल्क आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को, उदाहरण के लिए स्कूली बच्चों को निःशुल्क दोपहर का भोजन।